हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा क्रैश कोर्स का छठा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का 100 क्वेश्चन कर लिया था। आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया और 5 का क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया है। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का हमने 4 पार्ट में अपलोड किया था। लगभग 4 घंटा का लेक्चर अपलोड किया गया था, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा था, कंसेप्चुअल भी था। हमने वंशागति एवं विविधता में 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना होगा। तो आज हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, कम्बल में घुस कर नहीं पढ़ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, नींद लग जाएगा। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। सिर्फ आपको हमारे साथ लेक्चर अटेंड करना है और ध्यान से सुनना है। हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि बार बार रिपीट करें और धीरे धीरे बोले, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही, आप समझ सकते हैं कि डिमांडेड होता है बच्चों के लिए, कि समझ में नहीं आता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बायोस्कोप के इस चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो पहले यहाँ से कुछ सीख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे अच्छा कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आइए देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति क्या होता है, इनहेरिटेंस हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण के हस्तांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ना क्या शुरू कर रहे हैं, जो इस वंशागति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग एकदम कहानी के रूप में धीरे धीरे पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम पढ़ेंगे, उसे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब हम आपको साथ के साथ कराएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। और आपका एग्जाम भी नजदीक आ चुका, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है, जिस तरह से मेंडल साहब कहानी शुरू किए थे ना, पढ़ रहे थे, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किए थे, अपना कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने बोला था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का स्थानांतरण एक कारक नामक द्वारा इकाई होता है, जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिसको हम लोग बाद में क्या बोले थे, जीन। ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि डीएनए सच्चे में है जेनेटिक मटेरियल। फिर इसमें भी अलग अलग साइंटिस्ट आया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और बताया नहीं भैया, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है अधिकतर जीवों में। आरएनए भी होता है कुछ वायरसों में जेनेटिक मटेरियल। तो आइए हम आगे आपको पढ़ाते हैं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है। एक साइंटिस्ट आया, फ्रेडरिक मेसर नाम का साइंटिस्ट आया। ये जो फ्रेडरिक नाम का साइंटिस्ट था, मिसर साहब जिसको बोलते हैं, इन्होंने 1869 में इन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, हम जानते हैं कि केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। इन्होंने क्या किया, पस से लिया। पस समझते हैं आप लोग क्या होता है, जो घाव से या कहीं चोट लगता है, देखिएगा वहां से जो फ्लूइड निकलता है ना, चिपचिपा टाइप का, उसको हम लोग पस कहते हैं। इन्होंने क्या किया, पस सेल लिया और पस में इन्होंने स्टडी किया और बताया कि केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ होता है जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। इसको कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, कि डीएनए है क्या नहीं है। सिंपल क्या किया, पस सेल पर स्टडी किया। पस क्या होता है, घाव से जो निकलता है, कहीं चोट लगता है वहां से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको हम लोग पस कहते हैं। उस पर इन्होंने स्टडी किया और बताया कि केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ होता है, जिसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियन दे दिया नाम। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, अल्टमैन साहब आए। मिसर साहब के बाद क्या आया, अल्टमैन साहब आए। आपको ध्यान से सुनना, चैप्टर आसान है, आप समझ जाइएगा। अल्टमैन साहब 1889 ईस्वी में आए। इन्होंने क्या बताया, डीएनए के एसिडिक नेचर पर अध्ययन किया। इन्होंने जिसका नाम न्यूक्लियन दिया था ना, ये बंदा क्या किया, अल्टमैन साहब, इन्होंने डीएनए के एसिडिक मतलब अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर पर अध्ययन किया और बताया कि, और इन्होंने उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिक एसिड दिया। इसको जिसने इन्होंने, ये फिशर साहब न्यूक्लियन बोला था, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। फिर से सुनिएगा एक बार और हम बता दे रहे हैं। ये मिसर साहब साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक मिसर जिसको कहते हैं, 1869 ईस्वी में आए थे, 1869 में। इन्होंने पस सेल में काम किया और केंद्रक, इन्होंने बताया कि केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। उसके बाद अल्टमैन साहब आए 1889 में। इन्होंने बताया कि डीएनए में एसिडिक, डीएनए जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय होता है, जिसको उन्होंने नाम आगे क्या दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। अब यहीं से होता है खेल शुरू। इसी न्यूक्लिक एसिड से खेल शुरू होता है। पूरे चैप्टर में एक घसीट पसीट के ले जाना है, कहाँ कहाँ तक ले जाएंगे देखेंगे। अब देखिए, अब यहीं से हम पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे 10th सब में, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। आइए देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड।
आगे हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जीव में यानी कि 99.9% जीव में डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण का स्थानांतरण करेगा वो डीएनए ही होता है। ठीक, हम बोल रहे हैं कि अधिकतर जीव में क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी वायरसेस होता है, वायरस जीव होता है कि अजीब होता है, वो जीव नहीं है, वो एसेल्यूलर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और प्रोटीन कोड। अगर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे वायरस के बारे में तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। तो कुछ जो वायरसेस होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, यहाँ पर लिख दिया मोज़ेक वायरस हो गया, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। यहाँ देखिए हम लिख भी दिए हैं, क्या लिखे हैं कि सभी जीव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन कुछ वायरस में जैसे कि आपका कोरोना वायरस हो गया, तंबाकू मोज़ेक वायरस हो गया, इसमें आरएनए पाया जाता है क्या, जेनेटिक मटेरियल के रूप में। लेकिन 99% जीव में क्या पाया जाता है जी, 99.9% में जीव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था। जब धरती बना था नहीं, अभी भी पाया जा रहा है। जब धरती बना था ना, उस समय शुरुआती दौर में जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का समझिए कोई खोज खबर नहीं था, उस समय जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए ही था। हम आगे पढ़ेंगे कि आरएनए बाद में जेनेटिक मटेरियल से क्यों डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि बेचारा एक से ज्यादा काम करने लगा। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट है, अभी आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगेगा, पापा को पता चल जाएगा कि हमारा बेटा तो कुछ और कर रहा जीवन में, तो फिर क्या करेगा जी, पढ़ाई छोड़ा देगा, कहेगा थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई होने वाला है नहीं। ठीक उसी तरह से आरएनए क्या किया था, जेनेटिक मटेरियल, इसका काम क्या था, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का स्थानांतरण कराना। इसके अलावा और वो काम करने लगा, लफड़ा वाला काम करने लगा, तो फिर क्या हो गया, आरएनए अपने आप रिप्लेस हो गया और जेनेटिक मटेरियल कौन बन गया, डीएनए। और डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है, आगे हम पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल के रूप में चूज किए। चलिए आइए अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए का अलग अलग रूप होता है, जिस तरह से आप लोग का अलग अलग रूप है ना जी, घर में रहते हैं तो आप बेटा बेटी कहलाते हैं, क्लास जाते हैं पढ़ने तो वहां स्टूडेंट की तरह हो जाते हैं, दोस्त के साथ जाते हैं तो अपन असली रूप दिखा देते हैं। तो ठीक उसी तरह से डीएनए का अलग अलग रूप हो सकता है। देखिए पहला क्या लिखे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सिंगल मतलब समझ रहे हैं ना जी, आप लोग से बेटर कोई नहीं समझ सकता सिंगल के बारे में। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मतलब एक लड़ी वाला, एक वलीय गोलाकार डीएनए किस में पाया जाएगा, वायरस में पाया जाएगा। अगला लिखे हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल मतलब कि दूटा, यानी कि दुई लड़ी, आप लड़ी कहिए या कुंडलीय कहिए, हम बार बार टर्म यही करेंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में। आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट क्या लिखे हैं, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, यानी कि दो गोलरी वाला रेखिक डीएनए। ये किस में पाया जाएगा, सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जैसे मानव में भी क्या पाया जाता है, यह डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए ही पाया जाता है, जिसका लेंथ 2.2 मीटर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद डीएनए का जो फॉर्म होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और लीनियर, यानी कि ये सब क्या किस में पाया जाएगा, वायरस में पाया जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है। हम शुरू में ही बोल दिए कि इस चैप्टर को आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ध्यान से आप पढ़िएगा, जितना पढ़ा रहे हैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इस तरह से नोट को कंसाइज करके बनाया गया है। अब यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए के लेंथ को मेजर किस तरह से करते हैं, उससे भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए यहाँ तक लिखिए आप। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि डीएनए के लेंथ को किस तरह से मेजर करते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग समझ रहे हैं डीएनए के लेंथ को किस तरह से मापते हैं। डीएनए के लेंथ को दो तरह से नापते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जो डीएनए का लेंथ होता है उसको हम बेस पेयर में अगर मेजर कर रहे हैं, मतलब कि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं, यानी कि बेस पेयर के रूप में हम किस में मेजर करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। डबल स्टैंडर्ड मतलब दो गोलरी वाला, दो कुंडली जिसको कहते हैं। ठीक, यहाँ लिख दिया दो कुंडली डीएनए। आगे हम दो कुंडली डीएनए यूज नहीं करेंगे, हम बार बार बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, तो याद रखिएगा बेस पेयर में के रूप में हम किस में मेजर करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। और न्यूक्लियोटाइड के रूप में किस में हम मेजर करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा सब आपको बताते हैं। आइए फिर से सुनिएगा। हम डीएनए के लेंथ को मेजर कर रहे हैं, बेस पेयर के रूप में मेजर करेंगे। और न्यूक्लियोटाइड देखिए किस में, सिंगल स्टैंडर्ड। ये नजर आ रहा है ना, ए गोलरी वाला। इस अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसमें हम जो मेजर करेंगे डीएनए का लेंथ वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में। देखिए ए जो है इसको हम न्यूक्लियोटाइड कह लेते हैं। अब ये डबल स्टैंडर्ड में देखिए क्या होगा, यहाँ तक दिखना चाहिए, हम नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड है, देखिए फर्स्ट स्टैंड सेकंड स्टैंड, यानी कि ए गोलरी दो गोलरी। डीएनए क्या होता है जी, एना ओरिजिनल रहता है, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए बनाए ताकि आप समझ पाइएगा। तो ये देख रहे फर्स्ट स्टैंड सेकंड स्टैंड, और इस पर देखिएगा ए के सामने टी लगा होगा, सी के सामने जी, ए के सामने टी, सी के सामने जी। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे। ऐसे भी आप सुन लीजिए। ए जो लगा है यहाँ, इसका ए का मतलब होता है एडेनिन, इसका मतलब थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिसिन। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिसिन। ये होता क्या, ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर है। आगे हम चैप्टर में मतलब अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है नाइट्रोजिनस बेस, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए इस ए को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एगो दो को जो मिल जाएगा ना,
मतलब इसको और इसको हम क्या कहेंगे, एक बेस पेयर कहते हैं। यानी कि एक बेस पेयर में क्या न्यूक्लियोटाइड होगा, ये 2 गो होगा। यहां से भी अगर ये आप समझिएगा तो आगे आपका क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। फिर से सुनिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हम बेस पेयर के रूप में मेजर करेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और अगर 2 रहेगा, सी के सामने जी है, तो इस दोनों को हम लोग कह लेते हैं एक बेस पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा में हमेशा 2टा रहेगा, अपन बात नहीं करना है अभी। तो ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, तो ये एक बेस पेयर हो गया। तो हम बेस पेयर के रूप में मेजर करेंगे किसमें, डबल स्टैंडर्ड में। आइए नीचे कुछ जीव लिख दिए हैं और इधर हम डीएनए लिख दिए हैं और उधर डीएनए का लेंथ लिख दिए। ये सिंपल आपसे पूछा जा सकता है, डिट्टो उठ के आ जाएगा, बोलेगा बताइए 574 है ना, 5174 है, ये एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरियोफाज होता है, उसका डीएनए का लेंथ कितना होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड। आइए फिर से सुनिएगा, ये जीव इधर लिख दिया, इधर डीएनए का लेंथ, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लेकिन हम लिख दिए हैं। जैसे 5174 है ना, ऐसा आप देख के भी पता कर लीजिएगा। अगर बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड में, इसका मतलब क्या, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा। तो देखिए 5174 वायरस है, ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज किसको कहते हैं, जो विषाणु को, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा। तो ये 5174 वायरस का डीएनए कैसन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, 5386 न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। दूसरा देखिए क्या लिखे हैं, लेमडाफाज, ये भी क्या एक वायरस है, ये क्या है, ये भी बैक्टीरियोफाज, ये भी विषाणु को संक्रमित करता है। इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। इसमें कितना पाया जाता है, 48502 बेस पेयर। बेस पेयर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और डबल स्टैंडर्ड में हम लोग बेस पेयर के रूप में मेजर करते हैं। अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो न्यूक्लियोटाइड के रूप में मेजर करेंगे। तीसरा देखिए क्या लिखे हैं, इकोलाई। इकोलाई ये क्या है, बैक्टीरिया, इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता दिख रहा है। इसमें पाया जाएगा 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पाया जाएगा। लास्ट में देखिए ह्यूमन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उधर हम क्वेश्चन में लिखे आप बना पाइएगा। इसको समझिए, ह्यूमन में जो एन मतलब क्या होता है जी, हेप्लॉइड कंडीशन। हेप्लॉइड मतलब अगुणित, यानी कि क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं पाया जाएगा। जो ह्यूमन में हेप्लॉइड कंटेंट होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें क्या पाया जाएगा, कितना पाया जाएगा बेस पेयर, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाया जाएगा। मानव में शुक्राणु अंडाणु को छोड़ के जितने भी आपके शरीर में कोशिका पाई जाती है, सब में द्विगुणित कोशिका पाई जाएगी, यानी कि 2n कंडीशन से किसको छोड़ के, शुक्राणु को छोड़ के, अंडाणु को छोड़ करके। तो ह्यूमन में कितना पाया जाएगा, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। सुनिए ध्यान से, बेस पेयर किसमें, हेप्लॉइड कंटेंट, अगुणित अवस्था में। अब आइए क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन कहां से बन जाएगा, अगर ई समझिएगा तब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, अगर ई आप समझिएगा। यहाँ क्या समझना है कि एक बेस पेयर में 2 गो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम आगे आपको पढ़ाते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन जवाब देना है। तो एक बेस पेयर में क्या न्यूक्लियोटाइड होगा, 2टा। देखिए एगो 2टा। अब ये क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव के शुक्राणु में डीएनए कंटेंट कितना होगा। साफ साफ आप देख के बता दीजिएगा, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होगा शुक्राणु में। शुक्राणु में पूछे चाहे अंडाणु में पूछे, कितना होगा, इतना बेस पेयर होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या बेस पेयर में दिया है, ऑप्शन नहीं ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स। बी में लिखा है 6.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स। सी में लिखा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। डी में लिखा 13.2 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको किस में जवाब देना है, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो आइए हम बदल लेते हैं, इसे सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर आपको आएगा तो आप वीडियो को पहले पॉज करिएगा, अपने से बनाइएगा ताकि कॉन्फिडेंस आपको फील हो, महसूस हो। चलिए आइए सोल्यूशन करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, मानव के शुक्राणु में डीएनए कंटेंट अगर बेस पेयर में पूछता तो सिंपल कितना हो जाता, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ये पूछ के किस में रहा, न्यूक्लियोटाइड में। हम जानते हैं कि जो मानव का स्पर्म होता है ये हेप्लॉइड होता है, इसमें कितना होता है बेस पेयर के रूप में, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है, एकदम पता है। बेस पेयर होना होता है, हमसे पूछ किस रहा जी, न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में पूछ रहा है। तो अगर हेप्लॉइड कंडीशन में इतना बेस पेयर है तो हम जानते हैं कि एक बेस पेयर में क्या न्यूक्लियोटाइड, यहाँ देखिए एगो न्यूक्लियोटाइड, 2 गो न्यूक्लियोटाइड। तो इतना में कितना न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3.3 × 10⁹। अब क्या हो जाएगा, बेस पेयर नहीं लिखाएगा, अब क्या लिखाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 6.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए किधर नजर आ रहा, 6.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड, करने नजर आ रहा, ये देखिए नजर आ रहा 6.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, बी इज द राइट आंसर। समझे क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए नजर आ रहा, बोला कि मानव के चिक सेल में, गाल में, ई में क्या ये होगा, डीएनए कंटेंट होगा। ताकि हम बताते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके बनाइएगा, हम बना देते हैं यहाँ। अब बाद में सोल्यूशन देखिएगा। चलिए सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि मानव के चिक सेल में, चिक मतलब क्या होता है, गाल, और गाल कैसा है, द्विगुणित की अगुणित, अभी आपको हम पढ़ाए।
शुक्राणु अंडाणु छोड़ के मानव के जितना भी शरीर में कोशिका सब क्या है, द्विगुणित है। तो चिक सेल क्या है, सबसे पहले लिखिए आप, चिक सेल मतलब गाल, ये क्या है, द्विगुणित है। अब देखिए ऑप्शन में हम आपको पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है 13.2 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में पूछ रहा है। अगर बेस पेयर के रूप में पूछता तो देखिए कितना है, 3.3 × 10⁹ है। अगर बेस पेयर के रूप में पूछता तो ये अगुणित कंडीशन में है। अगर द्विगुणित में पूछता तो इसको हम 2 से गुना कर देते। देखिए अगर ये पूछता चिक सेल में 3.3 × 10⁹, अगर बेस पेयर के रूप में पूछता तो अगुणित में इतना, तो द्विगुणित में कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 6.6 × 10⁹। ये क्या हो गया, बेस पेयर। ध्यान से सुनिए, ये बेस पेयर हो गया। हमसे पूछ क्या आ रहा है, देखिए इसमें न्यूक्लियोटाइड के रूप में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन से पता चलेगा। ए में बोला 13.2 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स, 6.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर देखिए बेस पेयर में ऐसा वाला ऑप्शन है तो मतलब यही आंसर होगा। कहीं नजर आ रहा नहीं ना, अगर रहता 6.6 × 10⁹ बेस पेयर तो यही आंसर होगा। लेकिन हमको न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में पूछ रहा था, इतना बेस पेयर है तो हमको न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में निकालना था। एक बेस पेयर में क्या न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए आपको हम बोले थे कि यहाँ समझ लीजिए, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, 1 2 तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6.6 × 10⁹। अब क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये की होता है न्यूक्लियोटाइड, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना समझना है। यहाँ से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 13.2 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए ऑप्शन में कौन नजर आ रहा है, 13.2 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ए इज द राइट आंसर। समझे आप लोग। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां तक आप लिख लीजिए। अब हम इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। ये जो बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अब हम इस न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना शुरू करेंगे। हम जानेंगे, हम जो अभी आप बात किए किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड में हम क्या पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, यानी कि यही ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का निर्माण करेगा। डीएनए हो चाहे आरएनए, यही ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनेगा। फिर हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है। हम पढ़ेंगे कि इसमें नाइट्रोजनस बेस आता है, शुगर आता है और फॉस्फेट ग्रुप आता है। तो पहले आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम पहले ही आपको बता दिए कि इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे बोलने का और बार बार रिपीट करके पढ़ाने का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इससे क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। आइए छापिए एक पहले। तो आइए हम लोग आगे की कहानी शुरू करते हैं। आइए ध्यान से सुनते रहिएगा। हम क्या बोले, जो अल्टमैन साहब आए, इन्होंने डीएनए के एसिडिक नेचर के बारे में बताया और उसको उन्होंने न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आगे की कहानी क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड करने चल गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। फिर से सुनिएगा, आगे बोल रहा है क्या कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एक छोटा इकाई है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब कि कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के लंबा चेन बनाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो डीएनए है और आरएनए है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। देख रहे हैं बहुत देर से पीछा पड़ा है न्यूक्लियोटाइड्स। आखिर होता क्या न्यूक्लियोटाइड्स, अब ये हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम आपको बताते चलेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। आइए हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। मतलब ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अब देखिए हम आइए पढ़ना शुरू करते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहां से कहानी शुरू हो गया। अभी कहानी रुकने का नाम नहीं लेगा, अभी चलते रहेगा। आइए इसको चलाते रहते हैं अपना लोग। आइए हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड होता क्या, इसका हिंदी इंग्लिश वही होता है, न्यूक्लियोटाइड ही होता है। हम बार बार हिंदी टर्म यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया है शुगर का क्या होता है, शक्कर, तो हम शुगर वर्ड यूज करेंगे। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षार होता है तो हम नाइट्रोजन क्षार यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस। आपको ध्यान से सुनना, फॉस्फेट ग्रुप को हम फॉस्फेट समूह नहीं बोलेंगे। इतना आप लोग समझदार समझ जाइएगा। आइए हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। देखिए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आता है शुगर आता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होगा, शुगर से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होगा और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। धैर्य रखिए, आगे हम पढ़ाते हैं। हम बोल दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताइए, तब बताइएगा जब हम आपको पढ़ा देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, शुगर आता है,
सक्राज इसको बोलते हैं। और कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। पेंटोज माने 5। आप लोग सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री हमको नहीं पढ़ाई, आपसे ज्यादा जानते हैं। तो आइए आप लोग ज्यादा जानते हैं तो समझते हैं। शुगर क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, यानी कि 5 को कार्बन वाला शुगर रहेगा। देन नाइट्रोजिनस बेस, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बार बार आपसे पूछा जाएगा इस नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। यहां से ही कहानी शुरू होता है, आगे आप सब इसी पर खेल चलेगा। नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस के अंदर आता है प्यूरिन, पायरिमिडिन। देखिए हिंदी वही होता है प्यूरिन, इंग्लिश भी वही होता है इसका। प्यूरिन का प्यूरिन, पायरिमिडिन का पायरिमिडिन। तो हम बार बार टर्म यूज करेंगे यही वाला, लिखेंगे भी यही वाला। नाइट्रोजिनस बेस के अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्यूरिन आएगा और पायरिमिडिन आएगा। प्यूरिन के अंतर्गत क्या क्या आता है? एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। याद रखिएगा, प्यूरिन के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडिन के अंदर क्या क्या आता है? साइटोसिन आता है, यूरासिल आता है, थायमिन आता है। इसको आप याद कैसे रखिएगा? देखिए प्यूरिन छोटा वर्ड है ना, देखने में लग रहा है और कम वर्ड है, तो याद रखिएगा इसमें 2 आएगा, कौन? ए और जी। और पायरिमिडिन में क्या होगा? 3 आएगा, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। या आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, ट्रिक देखिए, पी लिखा लेना दोनों में, पायरिमिडिन और प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो पी से क्या होता है? पति। तो कोई पतिदेव से बोल रहा है ए जी, मतलब क्या? एडेनिन और ग्वानिन। पतिदेव से अगर पत्नी बोल रही ए जी, मतलब एडेनिन और ग्वानिन। पतिदेव को करा, पी से पतिदेव। काटिए ना, कौन चीज? प्याज, CUT, कट माने काटना। क्या काटिए? प्याज काटिए। पत्नी बोल रही पति से ए जी, मतलब एडेनिन और ग्वानिन, प्याज काटिए, तो CUT, कट। तो प्यूरिन में क्या क्या आ गया? एडेनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, और पायरिमिडिन में क्या आ गया? साइटोसिन आ गया, यूरासिल आ गया, थायमिन आ गया। कंफ्यूज नहीं हो गया। अब यहाँ देखिए एक टर्म इधर लिखे होंगे, थायमिन DNA में पाया जाता है और यूरासिल RNA में पाया जाता है। RNA में यूरासिल पाया जाता है। यानी कि DNA में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा और थायमिन पाया जाएगा, यूरासिल नहीं पाया जाएगा। और RNA में क्या क्या पाया जाएगा? एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा और यूरासिल पाया जाएगा। आगे हम लिख भी देंगे। तो समझ गया नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का होगा, प्यूरिन होगा, पायरिमिडिन होगा। प्यूरिन में आ गया एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडिन में क्या गया? साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। कंफ्यूज नहीं हो गया। और यूरासिल RNA में पाया जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि यूरासिल RNA में पाया जाएगा। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर पूछेगा कि DNA में यूरासिल पाया जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत है। अगर पूछा जाएगा कि 5 प्राइम यूरासिल पाया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ गए। अब अगला देखिए क्या लिखे? फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत क्या क्या आता है? शुगर यानी कि शर्करा आता है, नाइट्रोजिनस बेस आता है, फॉस्फेट ग्रुप आता है। नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरिन हो गया, पायरिमिडिन हो गया। प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडिन के अंतर्गत आता है साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। अगर ये आपको पता है तो आगे आपको क्वेश्चन भी करने में मजा आएगा। अब आइए उधर हम समझ लेते हैं कि DNA को हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक क्यों कहते हैं और RNA को राइबो न्यूक्लिक क्यों कहते हैं। डीऑक्सी, डी मतलब क्या होता है? रिमूवल, हटा दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है? डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA को कहते हैं। डी मतलब क्या होता है? हटा देना। केकरा जी? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है? जो सेकेंड नंबर कार्बन है ना, आप लोग को इस ये पढ़ने भी आता होगा। इसको क्या पढ़ते होंगे? फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम पढ़ने आता होगा। तो डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है? ये देखिए पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाला। जो सेकेंड नंबर का कार्बन है ना, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अनुपस्थित है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं नजर आ रहा है, खाली हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर को हम लोग डीऑक्सी इसलिए कह देते हैं क्योंकि सेकेंड नंबर कार्बन पर जो होता है वो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक। और राइबोज शुगर को जो RNA में पाया जाता है, इसको हम राइबोज क्यों कहते हैं? यहाँ देखिए डीऑक्सी लगल था, मतलब सेकंड नंबर पर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ राइबोज लगल है तो यहाँ पर क्या होगा? जो सेकंड नंबर होगा वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, OH है, यहाँ पर सिर्फ H है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन उपस्थित होगा, जबकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या होगा? ऑक्सीजन उपस्थित होगा। समझिए आप लोग यहाँ तक। इस चैप्टर को आपको ध्यान से सुनना है। पेन कॉपी निकाल के बगल में पानी रख करके कुर्सी पर बैठ के देना। कम्बल में देख के सुतिएगा, सुतले रह जाइएगा, फिर पढ़ियो नहीं पाइएगा, ना ही आप लेक्चर देख पाइएगा। तो जब भी आप लेक्चर देखने जाइएगा, खास करके अगर ये सब चैप्टर चल रहा है तो आपको एकदम बढ़िया से बैठ के देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको अगर जरा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ फिर अगला स्टेप आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आगे आपको क्वेश्चन कहेंगे तब आपको पता चलेगा। आइए यहाँ तक लिख लीजिए। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। चरगप का रूल क्या होता है, पहले का छापिए। तो आइए नेक्स्ट, अभी जो हम बोले वही लिख दिया, आइए समझ लीजिएगा इसको। हम आपको बताया कि RNA में क्या क्या पाया जाएगा। RNA में पाया जाएगा एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, यूरासिल। जबकि DNA बेस में क्या पाया जाएगा? सेम सब कुछ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ये थायमिन बदल जाएगा। इनमें भी एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पाया जाएगा? थायमिन। RNA में यूरासिल पाया जाएगा और DNA में थायमिन। याद रखिएगा, जब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए याद रखिएगा जो DNA में पाया जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो दोनों में सेम रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा थायमिन पाया जाएगा, इसमें यूरासिल पाया जाएगा।
इसी यूरासिल की वजह से क्या होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है और थायमिन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब इसी यूरासिल के चलते आरएनए कम स्टेबल होगा और ये डीएनए क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और डीएनए में एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, आगे पढ़ेंगे। नोट में देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा 2टा नजर आ रहा है 2टा, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में क्या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन और यूरासिल के भी बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि एडेनिन और थायमिन के बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, 2टा, गुआनिन यूरासिल के भी बीच में एडेनिन और यूरासिल 2टा, और साइटोसिन गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में क्या लिखे हैं, 3 नंबर लिखा गया, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। 2 नंबर में देखिए क्या लिखे हम, थायमिन को 5 प्राइम मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए में यूरासिल उपस्थित है, आप बिल्कुल कहिएगा बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। आप कहिएगा कि पागल नियन बात कर रहा है, तो डीएनए में अगर यूरासिल उपस्थित है तो मतलब क्या, गलत बात है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए में 5 प्राइम मिथाइल यूरासिल पाया जाता है, तब कहिएगा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखिए यहाँ लिखे कि थायमिन को हम लोग 5 प्राइम मिथाइल यूरासिल के भी नाम से जानते हैं। अगर डीएनए में यूरासिल उपस्थित है मतलब एबनॉर्मल, ये गलत बात है। लेकिन अगर डीएनए में बोल रहा है कि 5 प्राइम मिथाइल यूरासिल पाया जाए तो इसका मतलब बात सही है, क्योंकि हम लोग थायमिन को 5 प्राइम मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताइए, ताइए हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या लिखे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस अगर जुड़ल रहता तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप, कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बोल रहे हैं मार्कर चेंज करके। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन होता है, पैरामिडिन होता है। प्यूरिन में क्या क्या आ जाएगा, एजी मतलब एडेनिन और गुआनिन आएगा, और पैरामिडिन में क्या आएगा, सीयूटी कट, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल पाया जाएगा। तो यानी कि जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस सिर्फ जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, किसी पोर्सिप उसमें आकर क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। बोला कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, मतलब न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या, शुगर नाइट्रोजन तो पहले से प्रेजेंट ही था, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहलेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहलेंगे। तो आपको क्या लिखना, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, आप कहिएगा कि शुगर तथा नाइट्रोजिनस बेस मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि शुगर और नाइट्रोजन है ही, अगर इसमें आप एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दीजिएगा तो ये न्यूक्लियोसाइड किस में बदल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में। नीचे देखिए फिगर के मदद से हम आपको समझाने का कोशिश किया है। ये क्या, पेंटोस शुगर है, ठीक है। पेंटोस शुगर के इस फर्स्ट नंबर कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस आके जुड़ता है, जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन मतलब नाइट्रोजन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। यानी कि इस पेंटोस शुगर पर अगर नाइट्रोजिनस बेस आके जुड़ रहा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेंटोस शुगर रहे चाहिए, यानी कि शुगर रहना चाहिए और नाइट्रोजिनस बेस रहना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहें, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, कर दीजिए ऐड। अगर हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो अब हम इसको क्या कहेंगे बताइएगा। अब इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। देखिए ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या, शुगर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा ही था, इसमें आप एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड कर दीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कह लेंगे। फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप इसमें कहां ऐड होगा, ये जो 5 प्राइम आपको नजर आ रहा है यहां पे ऐड होता है क्या, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो समझे क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, आप कहिएगा कि शुगर तथा नाइट्रोजिनस बेस मिलकर के, यानी कि नाइट्रोजिनस क्षार जिसको कहते हैं, मिलकर के क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड था शुगर और नाइट्रोजिनस बेस था, अगर इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये आपका पेंटोस शुगर है। अगर इससे नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजिनस बेस आके जुड़ रहा है तब हम इसको क्या कह लेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, यानी कि ये तो दोनों जोड़ लेता, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस तो जुड़ल है, और हम क्या करेंगे 5 प्राइम पर क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड।
अब इधर देखिए मजेदार बात क्या है, जो प्यूरिन्स होता है पैरामिडिन, हम जानते हैं प्यूरिन्स क्या होता है, एजी एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडिन क्या होता है, CUT कट, साइटोसिन थायमिन यूरासिल, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। जो प्यूरिन्स होता है वो जो फर्स्ट प्राइम कार्बन है ना, यहाँ पे प्यूरिन्स का जो प्यूरिन जब जुड़ेगा तो फर्स्ट प्राइम कार्बन पर 9th नंबर का नाइट्रोजन जुड़ेगा। फिर से सुनिएगा, हम बोले ये पेंटोस शुगर है, अगर यहाँ पे आके नाइट्रोजिनस बेस कौन सा प्यूरिन अगर जुड़ रहा है तो प्यूरिन का 9th नंबर नाइट्रोजन आके यहाँ पे जुड़ेगा। अब जब एनसीईआरटी पढ़ेगा तो वहां देखिएगा लिखल मिलेगा। और जब अगर पैरामिडिन आके यहाँ पे जुड़ेगा तो पैरामिडिन का जो नाइट्रोजिनस बेस है यानी कि पैरामिडिन है उसका फर्स्ट नाइट्रोजन आके जुड़ेगा। कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर से बता देते हैं। जो प्यूरिन से अगर मान चलिए नाइट्रोजिनस बेस मतलब क्या, प्यूरिन या पैरामिडिन, तो अगर इस नाइट्रोजिनस बेस पर यानी कि फर्स्ट कार्बन पर आके प्यूरिन जुड़ेगा तो उसका 9 नंबर नाइट्रोजन आके ऐड होगा। अगर यहाँ पे पैरामिडिन जुड़ेगा तो उसका फर्स्ट नाइट्रोजन आके ऐड होगा यहाँ पे। समझे? पता चला हम क्या क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आपको ध्यान से सुनना। अब जब हम आगे चार्गाफ रूल पर क्वेश्चन करेंगे तो यही सब काम देगा आपको, प्यूरिन पैरामिडिन क्या होता नहीं होता। पहले हम चार्गाफ रूल जानेंगे होता क्या है, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, जब डीएनए का देखिएगा, जब स्टैंड आप लिखते होंगे तो लिखते होंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, ऐसे वाला लिखते हैं ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके पीछे क्या राज है ये हम आपको समझाएंगे। पहले एक बार लिख लीजिए। हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस 5 प्राइम पर क्या आके जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया। और ये क्या है जी, 3 है, फर्स्ट सेकेंड 3 HOH। तो ये जो थर्ड नंबर का OH है, ये इस पे आके अब जब नया कोई न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड, तो इस OH से आके जुड़ेगा। तो जो OH आके जुड़ेगा तो यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। और इसका जो 5वां वाला प्राइम कार्बन ये हमेशा फ्री रहता है, और इसका 3OH प्राइम क्या होता है, हमेशा फ्री होता है, इसी से आगे जुड़ते जाएगा। तो इसलिए जो डीएनए का सिंथेसिस होगा ना हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, लेकिन जो बॉन्ड बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। अभी सुन के कुछ नहीं पता चल रहा होगा, पहले एक छाप लीजिए आप अच्छे से, एक मिटा देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ नहीं है, भूल जाइए, बस अभी जितना पढ़ा उतने पढ़िए। अब इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में क्या होता है, उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, फिर हम लोग चार्गाफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। आइए एक छापिए। तो आइए हम थोड़ा सा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डीएनए के संरचना के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखेंगे अलग अलग साइंटिस्ट आया, सबने अपना अपना किस तरह से विचार रखा था। आइए देखिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता क्या। फास्फोडाइस्टर नाम से पता चला, डा मतलब क्या होता है, 2। फास्फोडाइस्टर मतलब क्या, जो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के रखेगा। आइए देखिए किस तरह से जुड़ेगा। ये क्या आपका पेंटोस शुगर है, फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। प्यूरिन या पैरामिडिन, अगर प्यूरिन जुड़ेगा तो 9th नंबर के नाइट्रोजन जुड़ेगा, अगर पैरामिडिन जुड़ेगा तो 1st नंबर के नाइट्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। और इस 5 प्राइम पर क्या जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि जो इसका 3 प्राइम OH होता है ये हमेशा फ्री रहता है, यानी कि अब इससे कोई नया न्यूक्लियोटाइड आके नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा किससे, इससे आके जुड़ेगा, 3 प्राइम OH से जो आके जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस OH से जो नया न्यूक्लियोटाइड, ये टोटल क्या है जी, न्यूक्लियोटाइड है ना। न्यूक्लियोटाइड हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, पेंटोस शुगर, यानी कि शुगर होना चाहिए, नाइट्रोजिनस बेस होना चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। पीजी मतलब याद रखिएगा, फॉस्फेट ग्रुप, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब समझ लीजिएगा। तो पीजी मतलब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड हम जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, शुगर से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बना होता है और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो ये टोटल क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया एगो न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड से जो जोड़ता है ना उसको हम लोग कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ रहे हैं थोड़ा बहुत हम क्या समझाना चाह रहे हैं, फिर से सुनिए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, शुगर आता है, ये रहा शुगर आपका, नाइट्रोजिनस बेस आता है और फॉस्फेट ग्रुप आता है। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। हम अभी आपको तुरंत क्या बोले थे, डीएनए और आरएनए क्या है जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर एक न्यूक्लियोटाइड, फिर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, इसे जुड़ के बनता है डीएनए। तो इस न्यूक्लियोटाइड से इस न्यूक्लियोटाइड को जो आपस में जोड़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, एक हम साफ करते हैं ताकि कंफ्यूजन हो जाइएगा आप लोग। आपको यहाँ एक चीज नजर आ रहा है कि हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है जी, 5 प्राइम एंड क्या है, फ्री है और नीचे OH फ्री है। तो जो नया न्यूक्लियोटाइड आके किससे जुड़ेगा, OH से जुड़ेगा। फिर देखिए उसके बाद इसका 3 क्या है, जो इसका 3 नंबर पर OH है, यानी कि 3 प्राइम पर OH है, ये क्या फ्री है, फिर से क्या होगा, नया जुड़ेगा। यानी कि आपको दिख रहा है कि ये जो 3 प्राइम OH है ये हमेशा क्या होगा, फ्री होगा, यानी कि नया न्यूक्लियोटाइड आके हमेशा कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। और इधर तो 5 प्राइम फ्री रहेगा ही। तो जब भी डीएनए का सिंथेसिस होगा हमेशा किधर से किधर होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। कुछ इस तरह से आप समझिए, क्या ना समझे आपको। मान चलिए बच्चा को लाइन लगा रहे हैं, ठीक, लगा दे लाइन।
लाइन लगा रहे हैं, ठीक। ये बच्चा का क्या मुंडी है, तो देखिए जो पहला बच्चा होगा ना इसका मुंडी हमेशा क्या होगा, फ्री होगा। अब देखिए अब जब दूसरा बच्चा को जोड़िएगा तो देखिएगा क्या नजर आ रहा है, इस बच्चा का टांग से एकर मुड़ी जोड़ गया तो एकर मुड़ी अब फ्री नहीं है। फिर दूसरा बच्चा को जोड़िएगा, है तेज बच्चा बड़ा खतरनाक है। फिर इसी तरह से जोड़िएगा, तो आप इसको क्या समझ लीजिए, ये बच्चा का ये मुंडी है, ये क्या 5 प्राइम है, जो कि क्या होगा इधर अब फ्री हो गया, जिसमें नेका फास्फेट आकर ग्रुप ऐड होता है। और इधर जो ये टंगड़ी है, टंगड़ी को आप समझ लीजिए क्या 3 प्राइम OH है, यानी कि टंगड़ी से क्या होगा, नेका बच्चा को जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जोड़ते क्या करना, हमको न्यूक्लियोटाइड बना देना है। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के रखेगा उसको हम लोग फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो नीचे लिख दिया कि डीएनए हमेशा किधर से किधर सिंथेसिस होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर सिंथेसिस होगा। लेकिन इसमें जो बॉन्ड है ना वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। देखिए कैसे 3 प्राइम से जुड़ा था 5 प्राइम का कार्बन, तो बॉन्ड जो बन रहा है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किधर से किधर जोड़ रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्ड बन रहा है ना। तो चलिए इतनी याद नहीं रखिएगा, तो आप याद रखिएगा कि डीएनए जो हमेशा बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब नीचे हम आपको बता रहे कि इस फास्फोडाइस्टर सबसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। तो हम एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिए आपको समझाने के लिए। हम जानते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2टा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3टा हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको हम एगो के क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, सबको पता है। एक बेस पेयर में क्या न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड। बेस पेयर मतलब क्या, एगो ई हो गया, एगो हो गया, एकरा हम क्या कहते हैं, एक बेस पेयर। पीछे पढ़े थे, इसलिए हम शुरू में ही बोले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, थायमिन, यूरासिल, ये सब का कंफ्यूजन दूर रखना, तब क्वेश्चन आपको बनाने में अच्छा लगेगा। तो एक बेस पेयर हो गया, और इसके बीच में जो पाया जाता है कि इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहता है। अभी हम तुरंत बताया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, जो 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के रखेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड आपको बेस पेयर क्या को नजर आ रहा है, देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो नजर आ रहा है, देख रहे हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होगा। तो हम जानते हैं जो इधर वाला होता है मुंडी वाला हमेशा फ्री रहेगा, इससे तो कोई जुड़ेगा नहीं। और नीचे वाला क्या है जी 3 प्राइम OH है, इससे नया का चीज जुड़ते जाएगा। इसमें आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड गिनना था, अब कते गिनते रहिएगा। अगर मान चलिए दे देगा कि 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है, तब आप बताइए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो गिनते गिनते बैठ मरियन जाइएगा, खत्म ही ना हो जाइएगा, लेकिन आपसे बनेगा नहीं। तो यहाँ आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ तो 4 गो तो आप गिन लीजिएगा, देखिए 1 गो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 गो 3 गो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नजर आ रहा है, 3 गो इधर 3 गो इधर, मतलब क्या 6 गो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इधर कम है तब ना 4 गो गिन गया। अगर इतना लंबा दे देगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर पाया जा रहा, तब बताइए न्यूक्लियोटाइड की संख्या, तो नहीं बना पाइएगा आप। तो आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर का बॉन्ड क्या होता है, नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -2, जितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसको उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो आपको बेस पेयर में दे रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना, न्यूक्लियोटाइड में बदल लेना। अगर बोलेगा कि 4 बेस पेयर मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या हो, 4 दूनी 8 हो, एक न्यूक्लियोटाइड में 2 गो बेस पेयर, तो आपको सबसे पहले क्या करना, उसको न्यूक्लियोटाइड में बदल लेना। जैसे देखिए एग्जांपल दिया, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 4 गो बेस पेयर है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होगा, निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले 4 गो बेस पेयर है तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, 8 गो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 8 माइनस करते करना 2, यानी कि 6 गो क्या होगा इसमें फास्फोडाइस्टर, सॉरी हाँ 6 गो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। अगर ऐसा कहीं भी है, यहाँ पे देखिए वही किया लगता है, 1 2 3 4 गो है, 4 गो बेस पेयर, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होगा 6 गिनिए तो 1 2 3 4 5 6। ये वाला न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड नहीं काउंट होगा क्योंकि आगे किसी से जुड़ा ही नहीं। न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसको कहते हैं, जो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के रखेगा, ठीक है। 4 को दिया तब तक गिनियो को बता दीजिएगा। अब बोल देगा कि 1000 बेस पेयर है, ला हवा हो जाएगा टाइट आपका, कहाँ से बनाते रहेगा 1000, पता चला एग्जाम आप ही को छोड़ के भाग गया, आप वहीं रह जाइएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोला कि 1000 बेस पेयर है, 1000 बेस पेयर मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या हो, 1000 दूना 2 करना, 1000 गुना 2 यानी कि 2000। तो 2000 कत्ते हो जाएगा जी, 2000 ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, ओकरा में से माइनस कत्ते कर देना 2, तो कत्ते हो जाएगा 1998 हो जाएगा। क्या 1998 कितना हो जाएगा, इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगा। आइए यहाँ हो गया अपना बेसिक खत्म। जितना भी आपको कंफ्यूजन होने वाला था, एडेनिन क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, कैसे निकाला, यहाँ आपका हो गया बेसिक खत्म हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं मेन मुद्दा पर, काम की बात करने जा रहे हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट आकर के चारगाफ साहब क्या बोले थे, अपना वाटसन और क्रिक साहब क्या आके बोले थे, बाल्टीमोर क्या बोले थे, हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या होता है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको और आपको ध्यान से सुनना है। जिस तरह से हम लोग वंशागति और विविधता में बेसिक लेक्चर पर बोले थे ध्यान देने,
वो किस में चैप्टर खत्म हो जा रहा था जी? प्रभावित एलील, अप्रभावित एलील, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, समयुग्मनजी क्या होता है, विषमयुग्मनजी क्या होता है, यही सब चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक उसी तरह से इसमें क्या है, अगर आप यहां तक समझ लीजिएगा तो इससे आगे आपका चैप्टर खत्म, आप आसानी से समझ पाइएगा। तो यहां तक लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे डीएनए का संरचना के बारे में। लिखिए खरा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीएनए के संरचना के बारे में। आइए ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग साइंटिस्ट है, अपना क्या क्या विचार रखे उसके बारे में हम जानते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा। डीएनए के संरचना पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी स्टडी किया, या उसी को हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी कहते हैं। इंग्लिश नाम सुन के घबराना नहीं है। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का सिंपल मतलब होता है कि एक्सरे का यूज करके इन्होंने स्टडी किया। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी एक ऐसा तकनीक होता है जिसमें हम किसी भी चीज का 3D इमेज निकालते हैं। 3D इमेज इसमें दिखता है एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में। इन्होंने क्या किया, ये देख रहे हैं, ये डीएनए सॉल्यूशन ले लिया, कोई अपना बीकर लिया होगा, उसमें क्या क्या डीएनए सॉल्यूशन ले लिया। जब इन्होंने इसे एक्सरे पास कराया तो इसको दिखा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स मतलब समझते हैं, दो गुलरी वाला। सिंपल आप क्या करिएगा, आप लोग रस्सी देखे हैं, रस्सी लीजिएगा, 2 रस्सी, उसको इस तरह से क्या करिएगा, रैप करिएगा, तो देखिएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसे आप समझाते हैं। जैसे देखिए ये एक रस्सी है, फिर दूसरा रस्सी को इस पर इस तरह से रैप कर देना है। इसी को हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक, आइए सुनते हैं। हम बोले कि एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में क्या क्या, इन्होंने एक बीकर लिया, इसमें डीएनए का सॉल्यूशन ले लिया। जब इस पर इन्होंने एक्सरे डाला, इसको ऑब्जर्व किया, इनको पता चला कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 2 गुलरी वाला होगा। और जो 2 बेस पेयर के बीच का दूरी था वो कितना था, 3.4 एंगस्ट्रम था। बेस पेयर समझते हैं, ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर। अभी हम पढ़ रहे थे आपको तुरंत, बेस पेयर, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन्होंने क्या क्या बताया, देखिएगा इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने बताया कि डीएनए जो है द्विकुंडल संरचना है और 2 बेस पेयर के बीच का दूरी कितना, 3.4 एंगस्ट्रम। बस इतना को बात ही बताया। ये जो विल्किंस और फ्रैंकलिन है और ये इरविन चारगाफ है, इसी के काम पे बेसिस पर जो वाटसन क्रिक था डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर को बताया था। तो ये समझ गए विल्किंस और फ्रैंकलिन का काम क्या क्या था। अब हम आइए पढ़ते हैं इरविन चारगाफ के बारे में। इरविन चारगाफ यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे देखिए नीचे लिख दिया, आपको बोलेगा कि डीएनए कंटेंट्स, डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, इरविन चारगाफ का रूल डीएनए के डबल स्ट्रक्चर पर ही वैलिड होता है। बोलेगा कि साइटोसिन का कंटेंट 10% है, आपको बताना थायमिन का कंटेंट क्या होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए लिखे हैं, ये विल्किंस और फ्रैंकलिन इतने को काम किया था। और डीएनए के अणु में बोलेगा जैसे कि साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत बताए, हर एक बार पूछा जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं इरविन चारगाफ का रूल के बारे में। सबसे पहले आपको जानना होगा इरविन चारगाफ का रूल क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। इरविन चारगाफ का रूल क्या कहता है, इरविन चारगाफ का जो रूल है हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर लागू होगा। डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 गुलरी वाला, हमेशा द्विकुंडली डीएनए पर लागू होगा, सिंगल स्टैंडर्ड पर लागू नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए के बेस कंपोजिशन पर अध्ययन किया। बेस कंपोजिशन समझ रहे हैं, वही एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, आरएनए तो यूरासिल और डीएनए है तो थायमिन। ठीक है, इसका नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि डीएनए में प्यूरिन्स और पायरिमिडिन का अनुपात क्या होगा, हमेशा निश्चित होगा। प्यूरिन्स जानते हैं कौन कौन सा होता है, एजी, एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडिन कौन कौन सा होता है, सीयूटी, कट यानी कि साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो ये क्या बोलता है कि प्यूरिन और पायरिमिडिन का अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा किसी भी डीएनए में। यानी कि एडेनिन जो है वो थायमिन के बराबर होगा, यानी कि एडेनिन और थायमिन का रेशियो 1 होगा। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होगा, साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो 1 होगा। और जो एडेनिन और एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो हमेशा 1 नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट स्पेसीज में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे प्रोकैरियोटिक होता है तो उसमें जो इकोलाई पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, उसमें 0.92 पाया जाता है इसका रेशियो। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका जो डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है। जीसी मतलब ग्वानिन और साइटोसिन अधिक मात्रा में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक की बात किया जाए जैसे मानव हो गया, मानव का डीएनए में जो 1.52 पाया जाएगा इसका रेशियो, और ये 80 रिच होता है, यानी कि एडेनिन और थायमिन इसमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, समझ गया चारों। फिर से सुन लीजिएगा एक बार चारगाफ का नियम, इसी पर आगे आपका क्वेश्चन बनेगा। चारगाफ का नियम कहता है कि हमेशा डबल स्टैंडर्ड पर लागू होगा। नियम यह कहता है कि डीएनए में प्यूरिन्स और पायरिमिडिन हमेशा समानुपाती होगा, यानी कि अनुपात एक जैसा होगा। ठीक, फिक्स रेशियो होगा। कहने का मतलब कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होगा, एडेनिन थायमिन का रेशियो 1 होगा। साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होगा, साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो 1 होगा। और एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन प्लस ग्वानिन का रेशियो हमेशा 1 नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जीव में अलग होता है। प्रोकैरियोटिक में अलग होगा, यूकैरियोटिक में अलग। अब इस पर हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अगर आप ये रूल समझिएगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन इधर कर रहे हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में।
आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्व करने आ रहा हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। बोला कि डीएनए के अणु में साइटोसिन 18% है। ठीक है, लिख लेते हैं तुरंत से। साइटोसिन अगर 18% है तो फिक्स है ग्वानिन कितने होगा? ग्वानिन भी कितने होगा? 18% होगा। हम जानते हैं चारगेप के रूल से कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होगा। तो बोला कि साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी 18%। ये दोनों मिला के कितने हो गया? 36%। हम जानते हैं चारगेप के रूल के नियम से क्या होगा, हमेशा जो प्यूरिन्स होगा पैरामिडिन्स के बराबर होगा, एडेनिन थायमिन के बराबर, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर। तो अगर साइटोसिन ग्वानिन 36% है, रेस्ट बच कितने गया? 100 में से 36 घटाइएगा कितने बच गया? 64% बच गया रेस्ट। ठीक है, रेस्ट लिख देते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? एडेनिन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एडेनिन हमेशा किसके बराबर होगा? थायमिन के बराबर। तो 36% में ये साइटोसिन और ग्वानिन है, तो 64% में एडेनिन थायमिन कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32%। ये भी कितने हो जाएगा? 32%। आसान है, समझ जाइएगा। फिर से बोल दे क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आप समझ जाइएगा। अगर आपको आता है तो इसको भी पोज करके बनाइएगा। इसमें बोला कि डबल डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक, उसमें साइटोसिन कंटेंट कितने हैं? 10%। यहाँ भी वही बोल रहा है। आइए, साइटोसिन कितने हैं? 10%। तो फिक्स है ग्वानिन कितने हो जाएगा? ग्वानिन भी हो जाएगा 10%। ये टोटल कितने हो गया? 20%। रेस्ट बाकी कितने बच गया? 80%। 80% में आपसे पूछ क्या कह रहा है? थायमिन पूछ रहा है। थायमिन, जितना थायमिन होगा फिक्स उतना एडेनिन होबे करेगा, चारगेप का नियम कहता है। तो बताइएगा 80 में कितना कितना प्रतिशत हो जाएगा थायमिन एडेनिन? 40% बच्चा वाला सवाल है। 40 80, अब 100 हो गया। समझिए, एक बार फिर से बता देते हैं आपसे। मैं इसमें इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए का अणु है जिसमें साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का मात्रा कुछ भी वैल्यू दे देगा। हमको याद रखना कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होगा, ठीक। तो एडेनिन का प्रतिशत है, साइटोसिन 18% है, फिक्स है, ग्वानिन भी 18%। ये दोनों मिला के 36 है, बाकी को कितना बच जाएगा? 64%। 64% में एडेनिन और थायमिन हमेशा बराबर होगा तो 32% हो जाएगा। इधर बोल रहा है कि डीएनए साइटोसिन कंटेंट 10% है तो थायमिन क्या होगा? तो साइटोसिन ग्वानिन मिलकर 20% होगा, रेस्ट बच गया 80%। 80% में थायमिन और एडेनिन हमेशा बराबर होगा तो 40% होगा। समझ गए यहां तक? आइए इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद साइंटिस्ट आया फाइनली, वाटसन और क्रिक आया। अभी वाटसन का कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया था, 6 नवंबर 2025 इसी मंथ में मर गया था वो, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पूरे डिटेल में बताया था। तो पहले इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटसन और क्रिक के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पढ़ लेंगे, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। तो ये लिख लीजिए। शुरू में हम बता दिए कि इस लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है और हम भी कोशिश किए कि धीरे धीरे पढ़ाने का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो ये लिखिए यहाँ तक। तो इधर हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन हुई आपको हम बताया, शायद इधर नहीं दिखा होगा क्योंकि हम रिकॉर्ड में जाकर देखे तो नहीं दिख रहा था। इसको हम इधर बना देते हैं, इसको साफ कर देते। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको हम साफ करते हैं और यहाँ बना देते हैं, आपको दिख जाएगा। यहाँ बोला कि साइटोसिन 10% है। साइटोसिन कंटेंट कितने? 10%। ठीक है, साइटोसिन अगर 10% है तो अपने आप ग्वानिन कितने हो जाएगा? ये हो 10%। तो दोनों मिलकर 20%, रेस्ट बच जाएगा कितने? 80%। 80% में आपसे क्या पूछ रहा? थायमिन। तो थायमिन हमेशा किसके बराबर होगा जी? एडेनिन के बराबर में। तो 40% हो जाएगा। लिख लीजिए। हम लोग यही लेक्चर अपना खत्म कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। कुछ बच्चा बोला था कि सर लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा रखिए। जैसा कि हम आपको बताएं, पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स, लेकिन कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, आपका सारा कुछ क्लियर होगा। नाम का क्रैश कोर्स कराया जा रहा, नहीं तो बताइए जेनेटिक्स में 4 लेक्चर लगाना जरूरी था, 4 घंटा। हम इस सोच के पढ़ा रहे हैं कि कोई अगर एक भी बच्चा यहाँ से देखेगा तो उसको कंटेंट चाहिए, अगर उसको कंटेंट पसंद आएगा तो यहाँ से पढ़ पाएगा, कुछ सीख पाएगा। इसलिए हम थोड़ा भले ही समय लगता है लेकिन पूरा लेक्चर अपलोड किया जाता है ताकि प्रॉपर आपका पढ़ाई हो जाएगा, आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए।